नमस्कार। एक 30 वर्षीय युवक की कुंडली है हमारे सामने। 9 जनवरी 1991 शाम को 4:25 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा कुंडली का तुला राशि के अंदर विराजमान है। लगन के स्वामी बुध हैं और राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। लगन 0 डिग्री का है। 0 डिग्री का लगन संधि में पड़ा हुआ लगन कहलाता है। यानी इस प्रकार का लगन अगर किसी व्यक्ति का हो जो 1 डिग्री से कम हो, ऐसे लोग जीवन में संतुष्ट बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी मिल जाए उससे इनको संतुष्टि थोड़ी कम होती है। थोड़े से पजल रहते हैं, फिकल माइंडेड रहते हैं। किसी भी चीज़ पर एक समय तक, लंबे समय तक रुक कर, ठहर कर, स्थिरता से कार्य करना ऐसे लोगों के अंदर देखा नहीं जाता, जिसके कारण ये एक तरीके की कमी उनके अंदर होती है जो उनको जीवन में परेशान करती है। आपके लगन और राशि दोनों के जो मालिक हैं वो एक वायु तत्व राशि हैं। यहाँ 3 नंबर और ये 7 नंबर। ऐसे लोग सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जितना वो सोचते हैं उसके हिसाब से वो वर्क नहीं करते हैं। यानी मन ही मन उनके जीवन में ख्याली पुलाव पकते रहते हैं। कुछ ना कुछ सोच विचार उनके मन में इसी प्रकार से चलता रहता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उतना प्रॉपर वो कर नहीं पाते। अच्छी बात यह है कि इनके लगन का मालिक जो है बुध, वो 7वें भाव में बैठकर लग्नेश लगन को देख रहा है। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो वो उसको मजबूत करता है। यानी लग्नेश का लगन को देखना व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है, मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। वो ग्रह चाहता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ बल बढ़ जाए, जिससे जीवन में कुछ कर ले। क्योंकि लग्नेश लगन को देखे तो व्यक्ति को इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि हाँ, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। तीसरे घर का मालिक सूर्य भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। तीसरा घर छोटी बड़ी यात्राओं के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ आपको हिम्मत साहस प्रदान करने के लिए, यारी दोस्ती के लिए, दोस्त के सहयोग के लिए भी जाना जाता है। बुध और सूर्य की युति 7वें भाव में है। ये स्थिति घर से दूर ले जाने वाली, या कभी कभी व्यक्ति विदेश यात्राएं भी अपने जीवन में करता है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन है। यानी ये तो बात पक्की है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जिस स्थान पर इन्होंने जन्म लिया है उस स्थान से कहीं दूर स्थान पर जाकर या स्थान परिवर्तन करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर लेगा। तो ये भी चीज़ें अपने आप में अच्छी दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ बात करेंगे हम मंगल की, कि मंगल 12 भाव में अगर बैठता है तो मंगल दोष बनाता है। यानी ये व्यक्ति मांगलिक है, इनका विवाह मांगलिक से करना चाहिए। मांगलिक लड़की ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वो चीज़ें निर्भर करेंगी कुंडली मिलान पर। जब 12 भाव में मंगल होता है तो उसकी अष्टम दृष्टि वैवाहिक जीवन पर आती है, 7वें भाव पर आती है, जिसके कारण मंगल की दशा अंतरदशा आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम डाल सकती है। मंगल यहाँ 6ठे घर को वापस देख रहा है, इसलिए व्यक्ति अपने बीमारियों पर, अपनी झगड़े झंझटों पर स्वयं विजय प्राप्त करने वाला होता है। सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं आदि पर भी उसको विजय प्राप्त होती है। बृहस्पति जब केतु के साथ, और बृहस्पति उच्च का हो लेकिन वक्री भी हो जाए, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम का विषय है कि बृहस्पति राहु केतु के साथ आ जाता है तो व्यक्ति की जो बुद्धि है वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं करती। इसको हम कहते हैं विवेक। आपके अंदर बुद्धि है, आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई के अंदर बेहतर है, लेकिन आपके अंदर समझदारी की कमी है, आपके अंदर विवेक की कमी है, धैर्य की कमी है, मैच्योरिटी लेवल आपका इतना अच्छा नहीं होता है। और जब बृहस्पति वक्री होकर उच्च का होता है तो कभी कभी ऐसे लोग अपने आप को काफ़ी बड़ा समझने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, दूसरे की बातों को इग्नोर करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि तुम ज़्यादा ज्ञानी हो, दूसरे वाला तुमसे कम ज्ञानी है, जिसके कारण वो अपनी बात को आगे रखने का प्रयास करते हैं, अपनी बात को आगे रखते हैं कि मेरी ही बात रखी जाए, मेरी ही बात मानी जाए। उस पर वो बिना वजह बहस भी कर लेते हैं, बिना वजह जिद भी कर लेते हैं। तो ऐसा भी यहाँ देखा जाता है। अब देखिए 8वें घर में 3 ग्रह बैठे हैं, शुक्र है, राहु है और शनि है। शुक्र कुंडली में पंचमेश द्वादशेश होकर 8वें भाव में बैठा है। ये आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में बदल सकता है। यानी कभी कभी ऐसे लोग अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी शिक्षा के दौरान, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते दौरान कुछ ऐसे निर्णय ले जाते हैं जो उनके जीवन में गलत साबित होते हैं। कभी कभी ये स्थिति हायर एजुकेशन की तरफ भी इशारा करती है।
शोध की तरफ भी इशारा करती है, लेकिन लव रिलेशंस के लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोगों के जीवन में अगर लव रिलेशन हो भी जाते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। शुक्र यहाँ विवाह का कारक भी है। विवाह का मालिक जो है वो बृहस्पति सप्तम भाव का मालिक है, वो अपने से अष्टम भाव में बैठा है, राहु केतु एक्सस में बैठा है, शनि से दृष्ट भी है, और विवाह का कारक शुक्र यहाँ है। इसका मतलब मैरिड लाइफ रिलेटेड इश्यूज भी इन व्यक्ति को जीवन में आएंगे। विवाह में देरी होना और विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ अच्छे प्रकार का तालमेल ना होना भी इस कुंडली में दिखता है। बाकी किसी भी कुंडली की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, कैसा रहेगा उसका वैवाहिक जीवन, वो सब निर्भर करता है लड़की की कुंडली पर भी, कि आप कुंडली मिलान करके विवाह करें, गुण मिलान करके विवाह ना करें। कुंडली के अंदर जो गुण दोष हैं वो लड़की की कुंडली में अगर ना हो तो वैवाहिक जीवन ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही कुंडली मिलान में देखा जाता है। शनि अष्टमेश होके अष्टम भाव में आयु के लिए अच्छा है, लेकिन शनि कर्मों का कारक है। जब राहु उसके साथ होता है और अष्टम में हो, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव पर आती है और शनि की दृष्टि यहाँ पर धन भाव पर और बृहस्पति पर भी आती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने ही गलत कर्मों के कारण, अपनी ही गलत डिसीजंस के कारण, अपनी लापरवाही के कारण जीवन में नुकसान ले लेते हैं। कभी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में प्रॉब्लम आती है, कभी लापरवाही को लेकर प्रॉब्लम आती है, कभी ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है जीवन में, उसके कारण भी इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। क्योंकि शनि है कर्म कारक। कर्म कारक आप अपने जीवन में जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं शनिदेव से देखे जाते हैं। और जब राहु उसके साथ हो तो राहु का काम होता है किसी भी चीज के ऊपर ग्रहण लगाने का। तो आपके कर्मों पे ग्रहण लग रहा है, आपकी समझदारी पर ग्रहण लग रहा है। तो ऐसे लोगों को बहुत समझकर अपने जीवन में चलना चाहिए, अपने से बड़ों से सलाह लेकर काम करना चाहिए, अपने अंदरों की गलत आदतों को निकाल देना चाहिए और समझदारी से एक ही तरफ अपना दिमाग लगाते हुए जीवन में कार्य करना चाहिए, अगर आपको अपने जीवन में कुछ सफल व्यक्तित्व रखना है तो। ये तो थी कुंडली की बात। अब आप देखिएगा शनि की ही दशा चल रही है आपको। शनि आपकी कुंडली में 8th हाउस में है और शनि में चल रहा है राहु 31 जनवरी 21 से 12 मार्च 22 तक। शनि 8th हाउस में राहु के साथ लापरवाही का योग बनाता है, आपके ध्यान को भटका सकता है, आपको लव रिलेशन के प्रति आकर्षण कर सकता है, क्योंकि साथ में शुक्र भी है। पंचमेश जो शिक्षा और बुद्धि का स्थान का मालिक है वो भी यहाँ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अपने लिए पूर्णतः सीरियस नहीं हैं। आपके कहीं ना कहीं मेहनत में, एफर्ट्स में कमी है, जिसको आप ठीक प्रकार से पहचान नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अगली दशा भी देखेगा शनि में शुक्र की है। शुक्र भी यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए आने वाली सभी दशाएं 8th हाउस से कनेक्टेड हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह अपनी दशाओं में अड़चने और समस्याएं देते हैं। तो वो शनि की दशा आपको यहाँ चल रही है, जबकि नवांश में शनि अच्छा है, स्वराशि राशि का हुआ है। दशमांश में जो शनि है वो कन्या राशि के 4थे घर में बैठे हैं। इसका मतलब ग्रह के अंदर बढ़ोतरी हुई, प्रॉब्लम जो शुरू हो रही है, यानी शुरुआती स्थितियां जो हो रही हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, पीड़ादायक हैं, अड़चनों से भरी हैं, लेकिन उसमें बाद में आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि वर्ग कुंडलियों में उनकी स्थितियां कुछ बेहतर हुई। अब आपके कुछ सवाल मैं लेता हूं, उनसे मैं थोड़ा सा और आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आपने कहा यह लड़का जो परीक्षा दे रहा है उसमें उसे सफलता मिलेगी या नहीं। शनि की महादशा में केतु की अंतर चल रही है। केतु यहां चंद्रमा के साथ की राशि में है, चंद्रमा पंचम भाव में, यानी व्यक्ति कोई पढ़ रहा है, पढ़ के कोई एग्जाम देना चाहता है, तो क्या ये व्यक्ति उस एग्जाम में पढ़ाई में सफल हो पाएगा या नहीं। आने वाली दशाएं ये कहती हैं कि देखिए जो कमी मुझे दिखती है, जैसे मुझे ये दिखता है कि कुछ लापरवाही दिखती है, ऐसा लगता है कि अपनी पढ़ाई में ये पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब से लेके आने वाले 3 साल तक भी आपके पास ऐसे योग हैं कि आपने अगर तल्लीनता से पूर्ण दिमाग लगाते हुए अपनी तैयारियों को रखा
तो आप अपने जीवन में एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब, मुझे अभी इसमें बहुत सारी चीज़ों का सुधार करना है, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अपने अंदर उन कमियों को ख़त्म करिएगा, तभी आपको सफल हो पाएंगे। यह लड़के को अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी? अच्छी नौकरी के लिए जब बात हम करते हैं तो उसके लिए अच्छी दशाएं भी होनी चाहिए। अभी मार्च 2022 तक का समय इनके जीवन में एक संघर्षरत समय चल रहा है। जब जीवन में शनि में शुक्र आएगी 12 मार्च 22 से, तब इनके जीवन में वो समय प्रोफेशनली अच्छा हो जाएगा, तब इनको एक अच्छी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। यह लड़के की शादी कब तक हो जाएगी? तो शादी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। और जब शनि में शुक्र आएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में बैठा है, नवांश कुंडली का लग्नेश भी है, इसका मतलब शनि की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा जो 12 मार्च 22 से 11 मई 25 तक चलेगी, उसमें इनकी शादी होगी। यानी मार्च 22 के बाद जो 1.5 से 2 वर्ष का समय आएगा वो ज़्यादा बेहतर समय होगा इनके जीवन में, इनका विवाह के लिए। विवाह आप कुंडली मिलान करके करें। यह लड़के का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो मैंने आपको बता दिया है। यह लड़के को भविष्य में विदेश जाने के योग हैं या नहीं। अब देखते हैं कि शनि की महादशा प्रोफेशनली क्या कह रही है, क्योंकि व्यक्ति अगर जाए विदेश घूम के आना तो आज के समय में आसान हो चुका है। थोड़ा बहुत आपके जेब में पैसा हो तो आप घूम के आ सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी कार्य विशेष की वजह से जा रहे हैं या नौकरी की वजह से, तो उसके लिए आपका प्रोफेशन का चार्ट बताएगा कि शनि आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में द्वादशेश शुक्र के साथ हैं। अब शनि दशमांश में 4th हाउस में है और शुक्र यहाँ फिर से द्वादशेश हैं और बुध के साथ हैं, सप्तम भाव में हैं। यानी शनि में शुक्र की ही दशा ऐसी होगी जिसमें आप अगर विदेश के लिए ट्राई करेंगे तो आपको विदेश से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आप बाहर जाकर काम करके आ सकते हैं। ये समय भी आपको 12 मार्च 22 से 11 मई 25 के बीच ही मिलेगा। तो वो स्थितियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यह लड़के को संतान कितनी होंगी? सबसे पहली बात यह है, हम प्रॉमिस देखें कि संतान होगी या नहीं। पंचम भाव का मालिक जो संतान देता है वो अष्टम भाव में है, शनि राहु के साथ है, जबकि सप्तांश में ये शुक्र पंचमेश होके नीच का हुआ। इसका मतलब है संतान तो होगी, लेकिन संतान कुछ परेशानी से होगी। मैंने ज्योतिष के अंदर ये पाया है कि कम से कम 90% तक संतान के लिए पत्नी की कुंडली का अवलोकन करना चाहिए। पत्नी की कुंडली देखनी चाहिए कि संतान कैसी होगी, कितनी होगी, क्या होगी, क्योंकि इनकी कुंडली से ये बात तो श्योर है, हाँ इनको संतान होंगी, पर संख्या कितनी होगी, क्या होगा, वो पत्नी की कुंडली से ज़्यादा पता लगता है। तो आप कुंडली मिलान के समय उनकी कुंडली में ये भी दिखवाइएगा कि उनको संतान योग है या नहीं। चलिए, ये तो हुई आपके सवालों के जवाब और मैंने जो चीज़ बताई। अब कुछ ऐसी रेमेडी उपाय बताता हूँ जिनसे इनको जीवन में सफलता मिले, स्थिरता आए। देखिए भाई साहब, एक तो कनिष्ठा उंगली के अंदर एक अच्छा सा पन्ना आप मुझसे प्राप्त कीजिएगा, मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक प्रोवाइड कराऊंगा। एक पन्ना नग तो इनको यहाँ पहन लेना है, लगभग 6 से लेके 7 रत्ती के बीच का। दूसरा, इनको भगवान शिव की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। रोजाना 3 बार रुद्राष्टकम का पाठ करना है। 3 पाठ रुद्राष्टकम के रोजाना करने हैं। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये 2 उपाय इनको लगातार करने हैं। पन्ना पहनना है, 3 पाठ रुद्राष्टकम के करने हैं, 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। ये पाठ रोजाना इनको अपनी पूजा में रोजाना करने होंगे। अगर ये इस पूजा को लगातार करते हैं, पन्ना पहनते हैं, मेरी बातों पे गौर करते हैं, तो इनको जीवन में अवश्य ही सफलताएं मिलेंगी और अच्छे स्तर पे मिलेंगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवालों के जवाब। नमस्कार।